जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये जो सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में जो खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप था, ये टॉपिक नंबर 3 ये कर रहे थे। ठीक है, तो सिद्धनाथ साहित्य हो चुका था, खुसरो साहित्य हो चुका था, संत साहित्य हो चुका था, रहीम और खड़ी हिंदी में बचा हुआ था। ठीक है, प्रश्न भी हम लोगों ने संत साहित्य की विशेषताएं, खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका, ये सब चीज़ें देख ली थी, है ना। विशेषताएं जब देखेंगे तो वही शिल्पगत विशेषताएं और भाषागत जो संवेदनागत विशेषताएं, ये दोनों लिखेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग को देखना है रहीम की कविता की मार्मिकता के प्रमुख कारण। ठीक है, जैसे रहीम जो है हिंदी साहित्य में उन कवियों में शुमार किए जाते हैं जिनकी कविता मर्मस्पर्शी होती हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, या वो बचपन में गाते थे हम लोग, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को मतलब एकदम आसान शब्दों में कह देना। ठीक है, ये विशेषताएँ हैं रहीम की, और रहीम इसी के कारण उनकी जो कविता है वो मर्म स्पर्शी हैं। ठीक है, तो मर्म के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो रहीम भी जैसे सूरदास हुए, जैसे तुलसीदास हुए, वैसे ही उन्हीं की तरह, उन्हीं की परंपरा में रहीम भक्तिकालीन और रीतिकालीन के संधि काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड्स थोड़ा-सा आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो रहीम की कविता के मार्मिकता के प्रमुख कारण क्या हैं, ये सब थोड़ा-सा अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक इसमें प्रश्न बनता है रहीम की मार्मिकता के प्रमुख कारण। हालाँकि पेपर 2 का सब्जेक्ट विषय है, ये मैं पहले ये बता दे रहा हूँ। रहीम की मार्मिकता के प्रमुख कारण। ठीक है, रहीम की कविता की मार्मिकता पे प्रकाश डालिए। ठीक है, तो मार्मिकता के प्रमुख कारण और मार्मिकता, ये बस कीवर्ड्स थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। रहीम की काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएँ, तो रहीम ने नीति, रहीम ने श्रृंगार और रहीम ने भक्ति। तो नीति, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी का संगम रहीम के साहित्य में दिखता है। थोड़े से कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके उत्तर लेखन में। ठीक है, तो ये चीज़ें काव्य भाषा में उसकी विशेषताएँ हम लोग देखेंगे, है ना। तो काव्य भाषा की एवं उसकी विशेषताएँ देखेंगे तो उसी में उसका महत्व भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। फिर रहीम की कविता की प्रासंगिकता, आज प्रासंगिकता कितनी है? ठीक है, तो इस पे थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे। ठीक, तो एक बार जो टॉपिक का विषय है, तो ये जो है हमारे सिलेबस से बाहर है, मतलब पेपर 2 से है लेकिन पेपर 1 में पूछ दिया है। ठीक है, पेपर 1 में क्या है, खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप कैसे मिलता है? तो खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप देख लूँगा, ब बता दूँगा, फिर रहीम की कविता की मार्मिकता के प्रमुख कारण, इन सब पे थोड़ा-थोड़ा हिंट देते हुए हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले रहीम साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली बात क्या है कि अब्दुल रहीम खानखाना रीतिकाल के प्रमुख कवि थे और अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें शामिल थे। ठीक है, तो उनका कृतित्व क्या था, उनकी व्यक्तित्व की गहराई कैसी थी, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। बेसिकली रहीम जो है नीति काव्य की परंपरा के लिए जाने जाते हैं और नीति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने केवल ना नीति परक ग्रंथों की रचना की, बल्कि उन्होंने प्रकृति संबंधी, श्रृंगार संबंधी और भक्ति संबंधी, तो आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि रहीम जब भी भूमिका है तो भूमिका में आप डायरेक्ट बता सकते हैं रहीम रीतिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि काल के कवि हैं। ठीक है, या अकबर के नवरत्नों में प्रमुख अ, अब्दुल रहीम एक खानखाना उर्फ रहीम ब्रैकेट में रहीम। ठीक है, भक्तिकाल एवं संधि काल के भक्तिकाल एवं रीतिकाल के भक्ति एवं रीति के संधि काल के कवि हैं। ठीक है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी नीतिपरक रचना के बारे में प्रकृति संबंधी वर्णन लिखा, बल्कि उनकी कविताओं में नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी का संगम दिखता है। ठीक है, यानी कि भक्ति संबंधी लेखन को भी उन्होंने अपनी रचना का आधार बनाया। ठीक है, इसके साथ साथ वो कई भाषाओं के मर्मज्ञ भी थे। तो उसी में रहीम के साहित्य में कुछ खड़ी बोली के भी प्रारंभिक स्वरूप दिख जाते हैं। ठीक है, जैसे सब लोग, भाई कविता क्या है ना? लिखा जाता है, बोला जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, तो वही लिखना है कि रहीम ने भी लोक जीवन से जो अनुभव ग्रहण किए वही वही अपने कविता के माध्यम से बताए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। ठीक है, तो अपनी कविता के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया, यानी कि समाज और मनुष्य की गहरी समझ जो है, वो मनुष्यता की गहरी समझ वो आपको रहीम के काव्य में दिखती है। ठीक है, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसका कार्य, वो किसी से कार्य व्यापार उसका कैसा है। कार्य व्यापार मतलब वो कौन सा काम क्यों कर रहा है। जैसे आप पढ़ाई रहीम के बारे में नहीं पढ़ते, अगर यूपीएससी के सिलेबस में नहीं होता तो। ठीक है, तो कार्य व्यापार कैसा है, इन सब की बातें रहीम की कविता में पूरी तरीके से दिखती है। ठीक है,
जैसे अगर रहीम के जीवन की बात करूं तो रहीम ने जीवन के बहुविध रंग देखे थे, ठीक है, अनेक घात प्रतिघात झेले थे, तमाम लड़ाइयों में जाना पड़ता था, ठीक है, एक सेनापति भी थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, एक प्रशासक थे, बहुभाषाविद थे, चिंतक थे, है ना। साथ ही साथ श्रृंगार की कविता करते थे, भक्ति की कविता करते थे, नीति की कविता कहते थे। तो ये सारे जो गुण हैं उनकी मार्मिकता को बढ़ाते हैं, तो इन्हीं सब कीवर्ड्स का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। तो खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप देख लेते हैं, फिर इनके कुछ काव्य वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे दुहावली हो गई, बरवै नायिका भेद हो गया जिसमें उन्होंने नायिका के भेद बताए हैं, है ना। एक श्रृंगार सोरठ करके है, श्रृंगार सोरठा, ठीक है, और मदनाष्टक। अच्छा देखिए यहाँ पे लिखा भी है, रहीम दुहावली, बरवै नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय, श्रृंगार सोरठा, ठीक है। तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, आपको पता होगा, कोई नई बात नहीं है। और हिंदी साहित्य में भक्ति काल और रीति काल को जोड़ने वाले संधि काल के कवि हुए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप बताएंगे। मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति जैसे कृष्ण भक्ति के जो काव्य हैं बेसिकली महाभारत, पुराण, गीता के साथ साथ रामायण जैसे ग्रंथों का इन्होंने कथानक के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। मूलतः नीति, भक्ति और प्रेम, ठीक है, नीति, भक्ति और श्रृंगार, इनकी त्रिवेणी इनके काव्य में दिखती है, ठीक है। तो ये चीजें आप बताएंगे। भूमिका जब भी लिखेंगे तो ये चीजें जरूर लिखेंगे कि भक्ति और रीति काल के, भक्ति और रीति के संधि काल के कवि, ठीक है। अकबर के सेनापति थे, ऐसा थोड़ा सा बता सकते हैं, है ना। और इनका जो कथानक है वो रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों से इनके कथानक लिया गया है, ठीक है। और इन्होंने उसको अपने उनको इस प्रकार अपने मतलब मर्म की चाशनी ऐसे उड़ाई है कि उसमें नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, ठीक है। प्रमुख इनके रचनाओं में रहीम दुहावली, बरवै रामायण कह रहा हूँ, बरवै नायिका भेद, ठीक है, बरवै नायिका भेद, ठीक है, मदनाष्टक और रास पंचाध्याय इत्यादि प्रमुख हैं, ठीक है। ये चीजें आप बता देंगे, ठीक, ये चीजें आप बता देंगे, है ना। अब क्या है, थोड़ा सा ये देखो फिर हैंग करने लगा, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा जैसे एक तो थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, दूसरे टेक्निकल इशू भी था आईपैड का, एक ही विपत्ति एक ही समय लगातार जब वो होता है ना कि जब गड्ढे में गिरते हैं तो बहुत भयंकर तरीके से गड्ढे में गिरते हैं, तो आईपैड गड़बड़ हो गया। इंटरनेट की लीज लाइन यहाँ पे मतलब लीज लाइन आती है, वो नाला खुद रहा है भगत चौराहे पे, तो वो काट दिए। तो एक दिन 2 दिन जो है नाला मतलब इंटरनेट कटा रहा, ठीक है। आईपैड फिर इसी में तबीयत गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो चीज़ें चलती रहती हैं, तो क्लास जो डेली थोड़ी सी अगर गैप हो रही हो तो उसके लिए बहुत हृदय से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि फरवरी लास्ट तक आपका ये जो सिलेबस है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर एकदम परेशान मत होइएगा, 80% सिलेबस अभी हम लोग कवर कर लेंगे और जो 20% बचा रहेगा उसको हम लोग प्री के बाद रखेंगे, ताकि प्री के बाद भी आपसे जुड़ाव बना रहे, ठीक है। तो उसके बाद से इनमें क्या क्या लिखा गया ये चीजें बताई गई हैं। तो जब भी अगर देखिए प्रश्न आए कि रहीम के काव्य में खड़ी बोली का स्वरूप, ठीक है, खड़ी बोली का स्वरूप अगर आए तो ये चीजें आप बता सकते हैं कुछ कुछ भूमिका में कि अब्दुल रहीम के खाना, ठीक है, ब्रैकेट में ये कॉमा लगा के रहीम, ठीक है, उर्फ रहीम, ठीक है। हिंदी साहित्य में भक्ति और रीति के संधि काल के कवि हैं, ठीक है। फिर बताएंगे इनके जो कथानक है वो रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों से आधारित है, जिनके कारण इनके काव्य जो है वो नीति, भक्ति और श्रृंगार के त्रिवेणी को अपने में समाहित करते हैं, त्रिवेणी प्रवाहित करते हैं। कुछ भी आप अपने हिसाब से जो भी शब्द बनेगा बता लीजिएगा, ठीक। अब बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। अब इनके बारे में बता सकते हैं क्या, जैसे भक्ति और नीति जैसे विषयों को इन्होंने सरस रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। सीधी सादी बात को सीधे साधे शब्दों में कह देना, ये इनकी प्रमुख कसौटी है, मतलब प्रमुख इनका कार्य है, ठीक है। ब्रज भाषा पर रहीम जो है बहुत ज्यादा लिखते हैं, यानी कि ब्रज भाषा रहीम के काव्य की प्रमुख भाषा है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने अवधी और खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है, ठीक है। और ये उनका भाषा संबंधी विचार है, ठीक है, भाषा संबंधी। तो भूमिका में ये चीज बताएंगे कि रहीम के जो काव्य हैं मूलतः मतलब अधिक प्राय इनके जो काव्य हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन ब्रज के साथ साथ उन्होंने अवधी और खड़ी बोली का भी काव्य रचना के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है। ये हो गया। एक चीज आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं, एक भूमिका कि रहीम की प्रसिद्धि का मूल आधार उनका साहित्य है,
ठीक है। अगर पूछे कि रहीम के काव्य में खड़ी बोली का स्वरूप, तो डायरेक्ट बताइए कि रहीम के प्रसिद्धि का काव्य उनका साहित्य है, ठीक है। रहीम भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति कवियों में प्रमुख माने गए हैं, ठीक है। जिनके जो काव्य है वह रामायण, महाभारत, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के कथानकों पर आधारित हैं, ठीक है। फिर बताएंगे इन्होंने मदनाष्टक में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रयोग किया है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो मदनाष्टक की चर्चा करके खड़ी बोली के प्रयोग को दिखा सकते हैं, ठीक। अब खड़ी बोली का जो प्रयोग है वो भाषा के स्तर पर ही है, ठीक है, व्याकरणिक ढांचे के स्तर पे नहीं है, ठीक है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस शून्य, ये व्याकरणिक स्तर पे खड़ी बोली के समीप नहीं आता है, ठीक है। लेकिन बिना पानी सब सुना है, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न पानी बिनु न उबरे मोती मानस शून, ठीक है। तो ये जैसे रहीम पानी रखिए, ठीक है, बिना पानी सब सूना है, ठीक है। तो थोड़े थोड़े से इनके जो कीवर्ड्स है, मतलब जैसे अकारांतता की प्रवृत्ति है, ठीक है, इकारांतता है ना, ये सारे जो हैं आपको रहीम के काव्य में दिखेंगे। तो थोड़ी सी ब्रज भाषा मिश्रित है, ठीक है, जैसे बिनु है ना, उबरे, ठीक है, मानुस है ना, तो ये सब थोड़ा सा है, लेकिन कुछ कुछ प्रवृत्तियां इनकी खड़ी बोली के समीप दिखती हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वाला रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत, ठीक है। इसमें अगर नरन सो दुहु ये सब हटा दें तो ये सब बाकी जो शब्दावली है वो खड़ी बोली के समीप है, ठीक है। बैर भली न प्रीति, बैर भली नहीं है बल्कि प्रीति, बैर भली न प्रीति, ठीक है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि खड़ी बोली की परंपरा की दृष्टि से रहीम का जो मदनाष्टक है वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि उसकी भाषा आज की खड़ी बोली के जैसे है। जैसे पकड़ी परम प्यारे सांवले को मिलाओ, असल अमृत प्याला क्यों न मुझको पिलाओ, ठीक है। तो एकदम आपका आज की खड़ी बोली की याद दिला रहा है, ठीक है। फिर खड़ी बोली में बता सकते हैं थोड़ा सा भाई कि क्या नाम है, जो उनके नीति परक काव्य हैं, ठीक है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो लगता है कि हाँ खड़ी बोली आज की आज आ रही है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण और लिख सकते हैं, ठीक। ये वाला रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है, ये वाला है ना, ये सब आप डाल सकते हैं। तो ये एक दो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है। तो ये वाला एक लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कुल कि रहीम के जो काव्य हैं उसमें खड़ी बोली का प्रयोग आप इतने में बता सकते हैं, ठीक। अब दक्षिणी हिंदी में एक बार खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप बता देता हूं, तो फिर डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, या रहीम वाले काव्य को ही पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। रहीम की कविता की मार्मिकता, ठीक है, रहीम की कविता की मार्मिकता को ये देख लेते हैं, ठीक है। तो वो भूमिका में फिर भाई कि रहीम जो है हिंदी साहित्य के उन कवियों में शुमार किए जाते हैं, या भूमिका में बता दीजिए कि रहीम जैसे, अब देखिए एक बार प्रश्न यहाँ लेते आता हूँ तो आप लोग को ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, ये आ गया। तो रहीम की कविता की मार्मिकता के प्रमुख कारण या रहीम की कविता की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। ये दोनों दोनों की भूमिका कैसे लिखेंगे, तो भूमिका में वही बता सकते हैं, भूमिका, ठीक है। भूमिका में क्या क्या चीज बता सकते हैं, एक तो भक्ति प्लस रीति के संगम कवि या संगमकालीन कवि, ठीक है। श्रृंगार नीति प्लस प्रेम, नहीं, श्रृंगार नीति प्लस भक्ति, ठीक है। तीनों की त्रिवेणी बहती है, ठीक है, तीनों की त्रिवेणी, ठीक। ये कीवर्ड प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि उससे क्या हो जाएगा कि आप भाषा में बच जाएंगे, ठीक है, भाषा में बच जाएंगे, इस वजह से थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से
कीवर्ड्स मैं बता दे रहा हूँ कि मैं इसकी चर्चा कर भी चुका हूँ कि जब भी रहीम पे प्रश्न आएगा तो यही चीज़ें कीवर्ड्स में डालनी है, ठीक है? इस चीज़ को आप यूज़ करिए, एकदम आराम से बता सकते हैं आप, ठीक है? बस ये खड़ी बोली में खड़ी बोली का पूछ देगा तो कुछ बुक्स वगैरह मदनाष्टक में खड़ी बोली का स्वरूप मिलता है, ठीक है? पकड़ प्रेम प्यारे सांवले को मुझको खिलाओ, ठीक है? तो ये वाला आप उदाहरण वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक? तो श्रृंगार नीति और भक्ति तीनों की त्रिवेणी आप बहा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? और जो भी कीवर्ड्स हैं आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है? अब क्या बताएँगे? मार्मिकता का प्रमुख कारण पूछा है, तो मार्मिकता का प्रमुख कारण है तो बताना है कि कविता मार्मिक तभी होगी कि जब वो मनुष्य के मर्म को, मनुष्य के हृदय को छुए, ठीक है? मनुष्य के मर्म को, यानी कि कविता मर्म के लिए जानी जाए, तभी वो कविता जो है मर्मस्पर्शी हो सकती है। और कविता की मार्मिकता के उत्तरदायी कारण कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है? डायरेक्ट भूमिका के बाद बता सकते हैं कारण, ठीक है? तो मार्मिकता के कारण, ठीक है? कारण क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है कि कविता किसी की मर्मस्पर्शी कब होती है? आपको कविता कब ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है? आपके मर्म को कब कविता समझ पाती है? जब कविता एकदम आपको आसान शब्दों में कह दिया जाए, यानी कि अपने अनुभव को, ठीक है? तो जैसा हमने लोगों ने बताया कि ये एक सेनापति भी थे, बहुभाषाविद थे, प्रशासक थे, तमाम घात-प्रतिघात झेले, ठीक है? उसके बावजूद भी अगर उनकी कविता जो है बहुत ज़्यादा विभिन्न श्रृंगार, नीति और इन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है? इसके बावजूद भी अगर वो उनका जो व्यक्तित्व या उनका कृतित्व है, इतना बड़ा होने के बावजूद अगर वो एकदम सरल शब्दों में अपनी बातें को कह ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी कविता मर्मस्पर्शी मानी जाएगी, ठीक है? जैसे तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कहि रमी प्रकाज हित, संपत्ति सुचहि सुजान, ठीक है? यानी कि फल तरुअर नहीं खाता है, सरोवर पानी नहीं पीता है, तो क्यों संपत्ति को इकट्ठा करना, ठीक है? कहने का क्या मतलब है कि अपने अनुभवों को सरल सहज शब्दों में मार्मिक रूप से अभिव्यक्त कर देना, ये रहीम के काव्य की विशेषता है। इसीलिए रहीम की मार्मिकता जो है, रहीम की कविता जो है मार्मिक बन जाती है। तो कारण ये बताएंगे क्या? सरल सहज शब्दों में, ठीक है? व्यक्तित्व और कृतित्व की थोड़ी चर्चा करते हुए, ठीक है? व्यक्तित्व एंड कृतित्व, ठीक है? दोनों बड़ा, ठीक है? दोनों बड़ा, तमाम जिम्मेदारियों पे रहे, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी कैसी कविता करते हैं? तो सरल, सहज, बोधगम्य, ठीक है? इन्हीं सब कीवर्ड्स का यूज करना है, ठीक है? बोधगम्य आधा मोह, ठीक है? गेय, ठीक है? गेयता गा सकते हैं एकदम आपको। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ऐसे करके आप एकदम इनके पदों को एकदम आराम से इजीली गा सकते हैं, ठीक है? तो बोधगम्य और गेय, ये सब चीजें आप वहां पे चर्चा कर सकते हैं कि कारण ये हो जाएंगे रवि की कविता की मार्मिकता के, ठीक है? दूसरा क्या है? इनके जो काव्य हैं वो सहज अभिव्यक्ति बन करके उभरे हैं, यानी कि सॉरी, एक तो जीवन काल अच्छा खासा रहा, ठीक है? तो दीर्घ अनुभवों की सहज अभिव्यक्ति, ठीक है? सहज अभिव्यक्ति, ठीक है? जैसे वही तरुअर फल नहीं खाता, ये उसमें हो गया सहज सरल एवं बोधगम्य, ठीक है? यहाँ पे आप क्या बता सकते हैं? वही क्या बोलते हैं उसको, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो न चिटका, ठीक है? प्रेम के बारे में लिख रहे हैं, ठीक? दीर्घ अनुभवों की सहज अभिव्यक्ति, यानी कि प्रेम जो अगर प्रेम का जो धागा है, जो डोरी है, उसको तोड़िए मत, ठीक है? अगर आप डोरी को तोड़ देंगे तो जुड़ तो जाएगी लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी, ठीक है? तो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, ठीक है? टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक है? या जो प्रेम की गली है, प्रेम गली अति साकरी, दूजो ना ठहराई, आपो हैं तो हरि नहीं, हरि हैं तो आपो नाई, ठीक है? वो कबीर वाला भी इसी में है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, कबीर लिखे हैं। तो ये क्या लिखे हैं? रहीमन गली है साकरी, दूजो न ठहराई, आपो हैं तो हरि नहीं, हरि हैं तो आपो नाई, ठीक है? तो दीर्घ अनुभवों की सहज व्यक्ति में क्या बता सकते हैं? रहीमन धागा प्रेम वाला, ठीक है? रहीमन धागा प्रेम का, ठीक है? तो दीर्घ अनुभवों की सहज अभिव्यक्ति ने मार्मिकता को गहराई प्रदान की, ठीक है? बस यही सब उदाहरण मार्मिकता के कारण के तौर पे बता देना है, ठीक है? मार्मिकता के कारण के तौर पे आपको बता देना है, ठीक है?
प्रेम, प्रेम को कैसे वो लिखते हैं, जिनका प्रेम परक काव्य है, जैसे उन्होंने सांप्रदायिक वैमनस्य, ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव, ये सब जो रूढ़िगत प्रथाएं थी, ठीक है, जो आडंबर थे, इनको भी टारगेट किया है। ठीक है, तो क्या अगला बताएंगे, दीर्घ अनुभवों की सहज व्यक्ति। ठीक है, मानवीय प्रेम को महत्व देने के कारण इनकी कविता में मार्मिकता बढ़ जाती है। ठीक है, मानवीय प्रेम, ठीक है, वैमनस्य, वैमनस्य, मानवीय प्रेम को महत्ता, देखो भाई ये सब लिख दोगे तो एक ही में गड़बड़ आ जाएगा। मानवीय प्रेम को महत्ता व, क्योंकि उसमें सांप्रदायिकता भी थी ना। ठीक है, सांप्रदायिकता की समस्या भी थी, सांप्रदायिक वैमनस्य। ठीक है, ऊंच नीच समाज में बहुत ज्यादा था, ऊंच नीच, ठीक है, भेदभाव, ये सब था, भेदभाव जैसे। अच्छा, जब पूछे रहीम की काव्य की प्रासंगिकता, देख लो अगला क्या है, रहीम की कविता की प्रासंगिकता, तो यही चीजें फिर से डालना है। ठीक है, फिर यही सब चीजें डालना है, जो भी आप जो भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बस क्या करना है, इसी को चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे वो संपत्ति के, रहीम की कविता की प्रासंगिकता, तो तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, सर संपत्ति सुन चहि सुजान। ठीक है, ये डाल देंगे तो क्या बताएंगे प्रासंगिकता में, कि इन्होंने संपत्ति के संकेंद्रण पे, संकेंद्रण न करने पर जोर दिया है। ठीक है, ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज जो समाज में असहिष्णुता का वातावरण है, जो ये सब है, तो वो फिर रहीम को कहीं न कहीं प्रासंगिक करता है। ठीक है, इन्होंने मानवीय प्रेम को महत्ता, सांप्रदायिकता, ठीक है, रहीमन पानी, ये कौन सा था, बहुत सही, ये वाला, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी बिनु न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, ये बचपन से याद हो गया, पानी गए न उबरे, हम लोग में गए न उबरे था, पानी बिनु न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो ये उस समय भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जल वगैरह की महत्ता पे, हालांकि ये इसका दूसरा अर्थ भी है। ठीक है, लेकिन जल वगैरह की आज की प्रासंगिकता दिखानी है तो आप वहां से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मानवीय प्रेम को महत्ता, सांप्रदायिक वैमनस्य, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सबको ये नकारते हुए, ठीक है, नकारते हैं, इससे इनकी कविता और ज्यादा मर्मस्पर्शी बन जाती है। फिर उदाहरण क्या देंगे, रीति प्रीति, ठीक है, रीति प्रीति सब सो भली, ठीक है, रीति प्रीति सब सो भली, बैर न हित मीत गोत। ठीक है, रीति प्रीति सब सो भली, बैर न हित न मीत न गोत, रहीमन याही जन्म की बहुरी न संगति होत। ठीक है, रहीमन याही जन्म की बहुरी न संगत होत, बहुरी न संगत होत। ठीक है, ये बता सकते हैं। ठीक है, या एक और बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा, बचपन में हम लोग गाते थे, याई न रहीम सराइए, लेन देन की प्रीत, प्राणन बाजी राखी, हार होए की जीत। ठीक है, मतलब रहीम इसको मत सराइए, लेन देन की प्रीति अच्छी नहीं है। ठीक है, प्राण की बाजी रखिए, हारेंगे या जीत होंगे, जो भी होगा प्रेम आपका बढ़ेगा। ठीक है, और ब्रह्मन धागा प्रेम का मत तोड़ चिटका है, ये तो अगर आप जाएंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक है, तो ये वाला बता सकते हैं, मानवीय प्रेम को महत्ता, सांप्रदायिक वैमनस्य, ऊंच नीच का भेदभाव, तो इस वजह से इनकी जो मार्मिकता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि इसमें जो रहीम है, ठीक है, अगला क्या पॉइंट आप बता सकते हैं कि इनके जो काव्य हैं वो जहाँ पे एक तरफ वो तेज, उनकी जो धार है वो तेज है, वहीं पैनापन भी गजब का है, जहां वार करना चाहते हैं वहीं पे वार करते हैं, यानी कि एक तरह से दिलो दिमाग को झकझोरने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, भाषा जो है पैनापन लिए हुए भाषा है। ठीक है, गजब का पैनापन है, धार तेज है। ठीक है, और भाषिक शैली पे लिख सकते हैं डायरेक्ट आप। ठीक है, भाषिक शैली इनकी क्या बोल सकते हैं, भाषिक शैली इनकी वही अभी जो ऊपर बताया था, सहज बोधगम्य। ठीक है, सहज बोधगम्य व पैनापन लिए हुए है। ठीक है, पैनापन लिए हुए है। ठीक है, पैनापन लिए हुए है। ठीक, ये बता सकते हैं। अगला क्या बता सकते हैं कि एक तो मार्मिकता का एक कारण ये भी है कि इन्होंने उस समय जो
ब्रज भाषा थी, तो ब्रज भाषा की जो विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं आप बता सकते हैं, ठीक है, कि अद्भुत समाहार क्षमता रखती है, ठीक है, श्रृंगारिक रचनाओं के लिए है। इस वजह से जो लोक प्रचलित सहज सरल जो जन भाषा है ब्रज भाषा के रूप में, ठीक है, उसमें दोहे जैसा छंद रचना है ना, और वो चीजें आप एकदम आराम से गा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका जो भाषा शैली है वो अत्यंत मार्मिक बन पड़ती है, ठीक है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग, ठीक है, ब्रज भाषा, अवधि ना, इनका प्रयोग, ठीक। अगर बात करें तो दोहा सोरठा में, तो दोहा और सोरठा का प्रयोग, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनकी भाषा और मार्मिक बन के उभरती है। तो 2 3 4 3 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रश्न की मांग के हिसाब से 10 नंबर में तो 3 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, ठीक है। थोड़ी सी बैठने में दिक्कत हो रही है, पथरी की समस्या इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो रहीम की कविता की मार्मिकता आपकी इससे हो जाएगी, ठीक है। तो रहीम की मार्मिकता का प्रमुख कारण, मार्मिकता पर प्रकाश डालिए, तो बस वही प्रकाश डाल देना, टार्च बार देना है, ठीक है, हो जाएगा। रहीम की काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएं, रहीम की काव्य भाषा का महत्व, ठीक है, कविता की प्रासंगिकता तो एकदम इजीली आप लोग बहुत ही अच्छे से कर ले जाएंगे, है ना। अब एक बार देख लेते हैं रहीम की भाषा, ठीक है। रहीम की अगर भाषा की बात करूं तो फिर वही जब भी आएगा रहीम, प्रश्न क्या है, रहीम की काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो रहीम ने कौन कौन से काव्य लिखे, तो ये भूमिका में श्रृंगार, नीति और भक्ति, श्रृंगार, नीति और भक्ति की कविता लिखी, ठीक है। तो भूमिका में ये सब चीजों की चर्चा करेंगे, भूमिका में, ठीक है, भूमिका में फिर इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। मुख्य भाग जो है भूमिका आपका वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा भाषा पे संकेतित कर देना है। मुख्य भाग में क्या बताएंगे, मुख्य भाग में भूमिका में ही बताइएगा, ठीक है, कि भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से, ठीक है। अच्छा, ये कीवर्ड, ये सब कीवर्ड जो है थोड़ा सा आप किसी में भी डाल सकते हैं। सूरदास आए तो भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से सूरदास एक उत्कृष्ट कवि हैं, भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि हैं, ठीक है। संप्रेषण की पूरी अर्थवत्ता उनकी काव्य भाषा में मौजूद है, ठीक है। कि आप तुलसी पे भी लिख सकते हैं, सूरदास पे भी लिख सकते हैं, रहीम पे भी लिख सकते हैं, कबीर पे भी लिख सकते हैं, बस कीवर्ड्स थोड़े से आपको पता होने चाहिए। तो भाषिक संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण की अर्थवत्ता, ठीक है, संप्रेषण की अर्थवत्ता, ठीक है, संप्रेषण की अर्थवत्ता उनकी काव्य भाषा में मौजूद है, ठीक है। तो बता सकते हैं कि जो उनकी संप्रेषण क्षमता है ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये एक और पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है, भाषिक शैली सहज बोधगम्य, ठीक है, संप्रेषण कौशल में बहुत प्रवीण है, ठीक है, तो इसलिए और मार्मिक होके निकलते हैं। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल में प्रवीण, ठीक है, तो इस वजह से जो है उनके पास जो असाधारण संप्रेषण क्षमता है, ठीक है, ये उनकी भाषा में दिखती है। यानी कि वो क्या नाम है, जो हिंदी काव्य क्षेत्र में उन्होंने ब्रज भाषा, अवधि, खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की, ठीक है। तो भाषिक प्रश्न क्या बताएंगे, एक सेकंड, मुख्य भाग नीचे, ठीक है। भाषिक संप्रेषण बहुत अच्छा है, संप्रेषण की भाषिक संप्रेषण की दृष्टि से रहीम जो है उत्कृष्ट कवि हैं, संप्रेषण की जो पूरी अर्थवत्ता है उनकी काव्य भाषा मौजूद है, ठीक है। यहाँ बता सकते हैं उन्होंने ब्रज भाषा, ठीक है, काव्य भाषा एवं उसका महत्व पूछा है ना, काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएं, ठीक है, तो काव्य भाषा बताते रहो। तो ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली तीनों में उनकी रचनाएं दिखती हैं, ठीक है। अब खड़ी बोली की रचनाएं दिखती है। अब एक रामचंद्र शुक्ल का कथन है, शुक्ल जी का कथन है, वो आप यहाँ पे कोट कर दीजिए, शुक्ल जी, ठीक है। शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि भाषा पर तुलसी का सा ही जो अधिकार है हम रहीम पर भी पाते हैं, ठीक है। यानी कि वो सीधे शुक्ल जी का स्टेटमेंट एक कोट कर दीजिए। शुक्ल जी ने क्या लिखा था, भाषा पर तुलसी का सा अधिकार, शाही अधिकार, तुलसी का शाही अधिकार जो है हम रहीम पर पाते हैं, ठीक है। ये भूमिका हम बता देंगे, स्टेटमेंट एक कोट कर दिए। अब जो भी पूछा है रहीम की काव्य भाषा, तो अब रहीम की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, ठीक है। रहीम की काव्य भाषा का प्रमुख जो महत्व निम्न है, आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जैसे जो भाषा है उनकी भाषा में उन्होंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं, यही चीजें आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। तो काव्य भाषा और थोड़ा सा शिल्प के स्तर पे, जैसे उन्होंने दोहा का प्रयोग किया, बरवे का प्रयोग किया, समैया का प्रयोग किया, सोरठा का प्रयोग किया, ये अंत में थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। ये अंत में बताते चलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार
कि उनकी भाषा शैली कैसी है, ठीक है। तो भाषा शैली में ये सब बता देंगे। अब मुख्य भाग में क्या हो जाएगा कि खड़ी बोली, अवधि, ये तो आप भूमिका में बता देंगे, ठीक है। अब बता सकते हैं कि जो उस रहीम ने जो प्रमुख कृतियां लिखी, जैसे बैरवे जो लिखा वो अवधि में लिखा, ठीक है। दोहा, सोरठा और कवित समैया ब्रज भाषा में प्रयोग किया। खड़ी बोली में मदनाष्टक की रचना की। संस्कृत में भी उन्होंने रचनाएं लिखी थी, ठीक है। एक उनका और ज्योतिष ग्रंथ है, कौन सा, जातकम करके, ठीक है। उसमें संस्कृत है, फारसी है और हिंदी है। बहुत अच्छा नाम है, खेट कौतुक जातकम, ठीक है। तो खेट कौतुक जातकम में वो संस्कृत शब्द लिखते हैं, फारसी लिखते हैं, अवधि लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या बताएंगे कि उनकी जो काव्य भाषा है वो उसमें ये सब तमाम चीजें हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भाषा है उसमें प्रमुख चीजें क्या हैं, ब्रज भाषा और अवधि, ठीक है। तो मुख्य भाग में क्या बताएंगे कि काव्य भाषा में अपनी काव्य क्षमता को पर्याप्त रूप से उद्घाटित करने के बावजूद तो जो रहीम है वो ब्रज भाषा और अवधि के कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अवधि और क्रमिक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य भाग में ये बताएंगे। अब क्या बता सकते हैं, अवधि एंड ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा के कवि के तौर पे, ठीक है। फिर इसमें बता सकते हैं काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएं। संप्रेषणीयता जो है उत्कृष्ट है, ठीक है। संप्रेषणीयता यहाँ पे उत्कृष्ट है, ठीक है। वही जो चीजें बताई थी सब चीजें वही हैं, ठीक है। बस आपको अपने कहने का तरीका बदल लेना, सीधा सरल व लोक प्रचलित, ठीक है। लोक प्रचलित अनुभवों की व्याख्या, ठीक है। अनुभवों की व्याख्या, है ना, अनुभवों की व्याख्या। और छोटे छोटे संयोजन से, ठीक है, छोटे छोटे संयोजन से ध्वनि व ज्ञेयता, ध्वनि गुण व ज्ञेयता उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट। ये सब चीजें बता सकते हैं, ठीक। और क्या बता सकते हैं, भाषा के स्तर पे उन्होंने तद्भव का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। तद्भव शब्दों का व्यापक प्रयोग, ठीक है, व्यापक प्रयोग, ठीक। प्लस तस्तम, क्योंकि संस्कृत में भी रचना करना, तस्तम, देशज और विदेशी शब्द भी, विदेशी शब्द भी, ठीक है ना। ये भी जो उनकी भाषिक शैली है वो अरबी, फारसी, संस्कृत, अवधी, ठीक है, ब्रिज, खड़ी बोली आदि के साथ, ठीक है, आदि के साथ जो है ये भोजपुरी वगैरह के भी शब्द लेती है, ठीक है। भोजपुरी, है ना, भोजपुरी वगैरह को भी सब लिखे हैं। जैसे एक कई साधो सब सदे, सब साधो सब जाए, रहीमन मूल सी चिबो फूलें फूली अघाए, ठीक है। तो इसमें आपको सब चीजें अरबी, फारसी, संस्कृत, अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे ब्रज भाषा में मतलब अवधि में लिखते हैं, फर्जी साह न है सके गति तेरी तासीर, रहीमन सीधी चाल सो प्यादा होत वजीर, ठीक है। तो फारसी वगैरह, तो विभिन्न भाषाओं में इनका मिलता है, ठीक है। जैसे फारसी शब्द मिलते हैं, राजस्थानी के डिंगल का पुट मिलता है, ठेठ ग्रामीण भाषा मिलती है, ठीक है। इसकी भाषा जो है एक पूरी तरह से, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि संश्लिष्ट भाषा है, विभिन्न भाषिक संप्रदायों से रहीम जो है चीजें ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बता सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, रहीम की काव्य भाषा एवं उसकी विशेषताएं, ठीक है। काव्य भाषा का महत्व में भी फिर यही चीजें कि इन्हीं को बस काव्य भाषा के महत्व के तौर पर दर्शा देना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत होते हैं, ठीक। तो ऐसे आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब थोड़ा सा शिल्प के स्तर पे अंत में चर्चा कर देंगे, काव्य भाषा उनके महत्व में थोड़ी सी शिल्प की भी चर्चा कर देंगे, ठीक है। कि शिल्प किसी भी काव्य का जो शिल्प होता है वो मात्र संरचना नहीं होती है, बल्कि काव्य की जो रचना प्रक्रिया होती है उसमें अंतर्निहित होता है ना। और रहीम ने जो है बेसिकली शिल्प के स्तर पे कौन सा शिल्प है इनका, मुक्तक काव्य, ठीक है। मुक्तक काव्य लिखा है, ठीक है। मुक्तकों में बांटा है, छंद की दृष्टि से पर्याप्त छंद है, ठीक है। छंद विधान, छंदों की दृष्टि से पर्याप्त छंद है, जैसे दोहा, सोरठा, बैरवे, ठीक है, सोरठा,
बर्व है, ठीक है, द्वा छोटा बर्व है, ठीक है, ये सब चीज़ें इनको पूरी दिखती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आपके पास, है ना? अब देख लेते हैं एक बार दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का जो आरंभिक स्वरूप है वो, है ना? ये प्रश्न जब भी आएगा तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा-सा जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे होता क्या है कि राजनीतिक और सामरिक महत्व की दृष्टि से जो मोहम्मद बिन तुगलक या 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो सुल्तान अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में क्या होता है कि कई कर्मचारी और व्यापारी बीजापुर, गोलकुंडा आदि क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है? फिर मोहम्मद बिन तुगलक भी दक्षिण अपनी राजधानी बनाने का निश्चय करता है, दौलताबाद, है ना? तो वो हम लोगों ने देखा था उसको, है ना? और दौलताबाद को अपनी राजधानी जब बनाता है, तो दिल्ली के जो नागरिक हैं, पदाधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, जो विद्वान हैं, जो कलावान हैं, ये सारे लोग दिल्ली को छोड़ कर के दौलताबाद जाते हैं और वहाँ पे आवास बनाते हैं, है ना? अब क्या होता है इस स्थिति में जो दिल्ली या दिल्ली के जो लोग रहने वाले थे, जो कौरवी उस समय बोलते थे, ठीक है? वो दौलताबाद या देवगिरी जाते हैं और भाषिक संक्रमण की प्रक्रिया शुरुआत होती है, ठीक है? अब इन पूरा जो क्या बोलते हैं उसको ट्रांस मतलब ट्रांसफ़र जो ये पूरी जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, इससे क्या होता है, इस क्षेत्र में जो पूरे मराठी, तेलुगु, कन्नड़ जो लोग रहते हैं, इनकी इनकी जो भाषा है, वो किससे मैच करती है मिलती है, वो कौरवी से, ठीक है? अब फिर भले से बाद में दौलताबाद का जो ट्रांसफ़र है, वो जाना कैंसल मतलब राजधानी स्थानांतरण रोक दिया जाता है, लेकिन तब भी जो लोग जाके बस चुके थे, वो लोग बस जाते हैं, ठीक है? इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक मिश्रित भाषा पैदा होती है, जो व्याकरणिक ढांचे में खड़ी बोली के समान थी और बाहरी क्लेवर में बाहर से देखने पे लग रही थी फ़ारसी, ठीक है? क्योंकि उस समय जो राजकाज की भाषा थी वो फ़ारसी थी, लेकिन कौरवी चूँकि वहाँ पे कौरवी ने अपना प्रभाव जमाया था, खड़ी बोली जो जिससे आगे हम लोग कौरवी से खड़ी बोली का विकास देखते हैं, उसके कारण जो ढाँचा मिलता है व्याकरणिक स्तर पे वो खड़ी बोली का मिलता है और बाहरी क्लेवर जो है लिपि के आधार पे वो फ़ारसी मिलती है, ठीक है? यानी कि आप ऐसे समझिए जो सैनिक अधिकारी जो सैनिक गए थे, जो अधिकारी वर्ग गया था, जो आम कामगार गए थे, वो प्रमुखतः जो है मुसलमान थे, ठीक है? मुसलमान थे और हिंदू भी थे कुछ, ठीक है? और सबसे हिंदू थे, कुछ पंजाबी थे, कुछ हरियाणवी थे, ठीक है? ये वहाँ पे गए और अवधी, ब्रिज इन सब का भी प्रभाव वहाँ पे पड़ा, है ना? तो भाषिक जो व्याकरणिक ढाँचा है वो खड़ी बोली का मिला और जो लिपि है वो फ़ारसी के समान थी और इसके अलावा जो विभिन्न भाषिक संक्रमण वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है? अब इसी भाषा में सूफ़ी फ़कीर तथा अन्य साहित्यकारों ने 14वीं से 28वीं शताब्दी तक जो है व्यापक रूप से रचनाएँ की और इन रचनाओं को समग्र रूप से हम लोग दक्षिणी हिंदी साहित्य बोल देते हैं या दक्षिणी नाम जो है बेसिकली शुरू में ढकनी था, दकिनी, ठीक है? दकिनी, दक्कनी, ठीक है? दक्कनी बोला जाता था, ठीक? दक्कनी या दक्षिणी, बाद में ये दक्षिणी नाम ही पड़ गया, ठीक है? दक्षिणी नाम पड़ गया। अब दक्षिणी हिंदी के आज फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो दक्षिणी नाम पड़ गया। अब दक्षिणी हिंदी में प्रायः किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली से कुछ न कुछ रचनाएँ वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है? जब हम लोग दक्षिणी हिंदी को पढ़ेंगे या जब बोली के रूप में, ठीक है? जब दक्षिणी हिंदी का स्वरूप ये हम लोग का सिलेबस में है, ठीक है? एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि सिलेबस याद रहे। ठीक है? हिंदी की प्रमुख बोलियाँ एवं उनका परस्पर संबंध, ठीक है? तो दक्षिणी हिंदी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक? तो एकदम परेशान मत होइएगा। अभी क्या आपको करना है, इसमें खड़ी बोली का क्या स्वरूप दिखता है, ये आपको देख लेना है। जैसे दक्षिणी हिंदी के जो रचनाकार हैं, उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में खड़ी बोली से जो निकटता है, तत्कालिक निकटता है, वो दिखाई देती है कम से कम, ठीक है? जैसे जिसे इश्क की तीरकारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, न होवे उस जग में हरगिज करार, जिसे इश्क की बेकरारी लगे, ठीक है? और एक और है इसके आगे, वली को कहे अगर इकवचन, वली को कहे तू अगर इकवचन, रकीबों के दिल में कटारी लगे, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे रकीबों के दिल में कटारी लगे, जिसे इश्क की बेकरारी लगे, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, ये सब चीज़ें देखिए फिर आईपैड जो है गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या बताता है, खड़ी बोली का संक्रमण दक्षिणी हिंदी साहित्य में, ठीक है? तो भूमिका में क्या बताएँगे कि दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का कैसे उद्भव होता है या प्रश्न ये आ जाए, यही टॉपिक ही कि दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप, तो आप क्या बता सकते हैं? वही 13वीं शताब्दी के अंत में सुल्तान अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान प्लस 14वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी स्थानांतरण के कारण भारी मात्रा में स्थानांतरण से भाषिक संक्रमण की प्रक्रिया आरंभ हुई, ठीक है? जिसमें जो कौरवी के ढांचे पर, ठीक है? कौरवी के ढांचे पर जो फारसी का क्लेवर है वो मिश्रित हुआ और दक्षिण हिंदी का आविर्भाव हुआ, ठीक है? ये बता सकते हैं। इसमें पूरी मात्रा में तो नहीं, लेकिन कुछ-कुछ खड़ी बोली के स्तर पे कुछ-कुछ खड़ी बोली का प्रभाव यहाँ पे दिखता है।
ठीक है, जिसे दिखता है। फिर ये एक आध एग्जाम्पल इसमें, उसे ज़िंदगी क्यों ना भारी लगे, जैसे इश्क की बेकरारी लगे, रकीबों के दिल में कटारी लगे, तो कुछ भी आपको जो भी याद पड़ेगा इसमें से एक आध लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य कवि भी खड़ी बोली के काफ़ी निकट रचनाएँ कर रहे थे, जैसे ख्वाजा बंदे नवाज़, तो उनकी कविता है, मैं आशिक उस पीर का जिसने मुझे जीव दिया है, ठीक है। सूरज का यूँ रंग है आसमानी मने कि खिलिया कमल फूल पानी मने, ठीक है ना? खिला कमल, है ना? तो ये चीज़ें आप उदाहरण दे सकते हैं। और इसके अलावा बता सकते हैं कि जो दक्षिण हिंदी में सभी स्वर और जो सभी व्यंजन हैं वो खड़ी बोली के ही मिलते हैं, और अन्य प्रवृत्तियाँ जैसे ड़ को ड़ वरना, जैसे बड़ा से बड्डा, ठीक है? वो जो माध्वनियों का अल्पीकरण है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी बता सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप बताएँगे कि खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप इस प्रकार दिखता है, ठीक है? और फिर बता देंगे कि ये क्या बोलते हैं, दक्षिण हिंदी में खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप बताएँगे कि फिर इन्हीं सब जो ये अकारांतता है, जो इकारांतता है, ये प्रवृत्तियाँ दिखती हैं, ठीक है? अकारांतता, इकारांतता, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा है, आज आईपैड फिर जवाब दे रहा है। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है? मेरे हिसाब से इतना मटेरियल सफिशिएंट है, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कल यूपीएससी हिंदी का ऐप लॉन्च हो रहा है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और ऐप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।